फिर आते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमने बचपन में पढ़ा है कि किसी भी लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू शाइन करते हो तो विबग्योर मिलता है ना। विबग्योर क्या है? स्पेक्ट्रम है। उसको स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? स्पेक्ट्रम इज एन एरे, एरे यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एंटिटीज ऑर्डर्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आपने क्या किया, लाइट को उसकी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से या आप बोलो वेवलेंथ के हिसाब से रख दिया एक एक करके। दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। तो जो भी हमारी विजिबल लाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन की नहीं होती। हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स भी होती हैं, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं, एक्सरेज भी होती है, गामा रेज भी होती हैं। यस, तो इन सबको आपने अपनी वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करके रख दिया। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो कभी भी ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। तो फिर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यार अगर मैं लाइट को, लाइट का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये विजिबल लाइट भी हो सकती है, ये कोई और फ्रीक्वेंसीज की लाइट भी हो सकती है। अगर आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, यहां पे क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको प्रिज्म से पास करोगे तो ये मिलेगा, इसको प्रिज्म से पास करोगे तो ये मिलेगा। तो बहुत सारी यहाँ पे वेव्स इकट्ठी होकर रखी हुई हैं। कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस सोर्स को अगर आप एक क्लाउड ऑफ एटम्स पे शाइन करते हो, आपने एटम्स लिए काफी सारे, उस पे लाइट शाइन की, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एटम्स हैं कुछ एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखो, पहले ये था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसमें से कुछ एनर्जीज जो है अब्जॉर्ब हो गई। यस, वो एनर्जीज जो अब्जॉर्ब हुई कुछ टाइम बाद एटम्स ने हमें वापस दे दी। एटम्स ने कहा कि भाई हमने एनर्जी थोड़ी देर अब्जॉर्ब कर ली, एक्साइट हो गए फिर जब एनर्जी रिलीज की तो वही की वही लाइंस जो हमारे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम से गायब हो गई थी वो हमें वापस मिल जाती है। बहुत बढ़िया। यहां पे जस्ट आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में से लाइट्स निकल गई, जो लाइट्स अब्जॉर्ब हो गई, इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये क्या है? ये थोड़ी देर बाद एटम ने कहा बस बहुत हो गई, मेरे को लाइट और नहीं चाहिए। लाइट क्या है? एनर्जी है ना। तो एनर्जी मेरे को और नहीं चाहिए, वापस दे दी। ये आ गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। और आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे, आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को इकट्ठा कर दो तो वापस से आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि हर एटम का अलग स्पेक्ट्रम आता है। मतलब आप दुनिया में कोई भी हाइड्रोजन उठा के ले आओ, उसका एक ही तरह का स्पेक्ट्रम आएगा। दुनिया में कहीं से भी आप कार्बन उठा के ले आओ, उसका एक ही तरह का स्पेक्ट्रम आएगा। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम देख के एटम को पहचानने का एक नया तरीका मिल गया, है ना। कि भाई हम सारे एटम्स को लेके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और फिर कल को किसी ने चेक करना होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, चुपचाप से उसका स्पेक्ट्रम निकालो, जिसके साथ मैच करेगा पता लग जाएगा कि अच्छा ये कार्बन के साथ मैच कर रहा है, ये कार्बन है। सो द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, राइट। चलो, सो फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम आया तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किस पे होंगे? हाइड्रोजन पे, द सिंपलेस्ट एलिमेंट दैट वी नो ऑफ। तो बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विजिबल लाइट हाइड्रोजन पे शाइन कर करके उसके स्पेक्ट्रम पे काफी स्टडीज की। उसके बाद काफी साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पे स्टडीज की, एंड देन केम योहानेस रिडबर्ग। योहानेस रिडबर्ग ने काफी एक्सटेंसिवली स्टडी किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को थ्रू आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो सिर्फ विजिबल तक नहीं रुके, उन्होंने अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा, सारी रेज को एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्मूला दे दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वो लाइंस हैं आपने देखी है ना, लाइंस जो गायब हो गई या लाइंस जो थोड़ी देर बाद मिली, उन लाइंस की वेवलेंथ का रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला ही दे दिया। फॉर्मूला क्या है? 1/वेवलेंथ। 1/वेवलेंथ को हम वेव नंबर भी कहते हैं बाय द वे, ठीक है। सो 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू द रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n1² माइनस 1/n2²।
अब यहां पे टर्म्स क्या क्या है जी, लैम्डा इज द वेवलेंथ, आर एच इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है ये। इसको आप या तो ऐसे याद रखो, ठीक है, ये मीटर्स इनवर्स में वैल्यू दी हुई है, यानी कि एसआई यूनिट में वैल्यू दी हुई है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, आपको जो बेटर लगे याद रखने में। कई लोग इसको 1.1 इंटू 10⁻⁷ से भी याद रखते हैं तो भी चलेगा। ओके फाइन, बढ़िया। फिर N1 और N2 जो है, N1 और N2 जो है रिडबर्ग के टाइम पे सिर्फ नंबर्स थे। नंबर्स क्या थे कि भाई N1 एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, N2 भी एक नेचुरल नंबर है, फाइन। और हम N1 जो रखेंगे N2 उससे बड़ा रखेंगे, क्योंकि अगर N2 को छोटा रख दिया N1 से तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रिडबर्ग के टाइम तक ये फॉर्मूला सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था। बाद में कुछ टाइम बाद जब बोहर ने मॉडल ऑफ द एटम दिया, तब इस N1 और N2 का एक्चुअल सिग्निफिकेंस हमें पता लगा, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। सो ये है आपका रिडबर्ग्स फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में जब मैं N1 डाल देता हूं 1, इसमें N1 1 डाल दिया, अब N2 में क्या डाल सकता हूं 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक डाल सकता हूं। तो जितने भी वेवलेंथ्स आते हैं उस फॉर्मूले से, उसको हम अल्ट्रावायलेट रीजन में पाते हैं। वी फाइंड दैट जितनी भी वेवलेंथ्स हमारे पास आई हैं सारी अल्ट्रावायलेट में है। उसको हम लाइमैन सीरीज भी बोलते हैं। लाइमैन वाज अ साइंटिस्ट जिनके नाम पे सीरीज का नाम दे दिया। फिर बाल्मर जिनकी फोटो भी दिखाई मैंने आपको। तो अगर आप N1 को 2 डालोगे और N2 को डालोगे 3 4 5 6 7 एक एक करके डालते रहोगे, फॉर्मूले में डालते रहोगे, वैल्यूज आती रहेंगी। वो सारी वैल्यूज जो हैं आपकी विजिबल रीजन में लाया करती है, ठीक है, सारी विजिबल रीजन में लाया करती है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ दी हुई है सारी सीरीज की। ओके, तो ये बाल्मर सीरीज, फिर 3 रख दिया N1 को तो आएगी पैस्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज, फाइन। तो ये जो सारी चीजें हैं आप रट्टा मत मारो, ये जो वेवलेंथ है इनका रट्टा तो बिल्कुल मत मारो। ये समझ लो कि सीरीज कौन कौन सी है, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट, बाल्मर वाली विजिबल है, पैस्चन वाली इंफ्रारेड है, और फिर इंफ्रारेड में आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है।